Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? Yes. Okay. Nice to see the class. Ma'am, shall we start? Yeah, we can start. All right. Good morning, everyone. Sorry, good afternoon, everyone. So, on behalf of the principal, staff, and trainees of Skill and Entrepreneurship Development Institute, UNNA, I would like to welcome the guest speaker for today's session. She is Miss Vinita Sinha, who is a certified nutritionist and health coach. We are grateful to her for conducting this session. Now, I would like to ask ma'am to take over and start the session. Yeah, can you please switch on the videos also, the other two videos? This is mine, I think. Okay. And the other one, there's one more, Bhavneet Singh. That is another teacher. Oh, okay. Yes, ma'am. So tell me something about yourself, about the institute. What courses do you run, and what do you teach and all? Is it okay All to right, so speak in English, or should I speak in Hindi? Everyone for with me, it's fine. I can, No, but with with the the students. Okay. in Hindi. Okay. Hindi. Fine. Okay. Yes. So this is Ambuja Cement Foundations Institute, Mm-hmm. and we have three main courses running here. First Okay. one is electrician, and the other one is the GST tally, and the third one is nursing GDA. Okay. Yes, ma'am. So ये सारे students सारे courses से हैं यहाँ पे? तीनों, yes ma'am. तीनों ये courses तीनों से। courses हैं. Yes. Okay. तो इसमें नर्सिंग वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनको ज्यादा इंटरेस्ट होगी ना, टू नो अबाउट Yes. न्यूट्रिशन एंड ऑल. They are the ones in the lab coats. या आई कैन आइडेंटिफाई समझ सकती हूँ. ओके, सो ये जो इवेंट हमने आज रखा है, ये सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं. मेरा नाम विनीता सिन्हा है और मैं दिल्ली बेस्ड हूँ. और मेरा मेन प्रोफेशन न्यूट्रिशन का नहीं है, ना ही मैं हेल्थ कोच शुरुआत से रही हूँ. मैंने एक्चुअली एजुकेशन में ही काम किया है. अराउंड 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा एजुकेशन में. और एजुकेशन से मतलब है कि मतलब जैसे अंडर प्रिविलेज या जैसे एनजीओज काम करते हैं या गरीब तबकों में और रूरल एरियाज में जा जाकर मैंने एजुकेशन का काम किया है, पंचायती राज का भी काम किया है. सो मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ रूरल एरिया से. आई भी हूँ उधर से ही, जैसे सारे लोग रूरल एरिया से ही शहर में आते हैं उसी तरह आई हूँ. सो हम अपने जड़ों को हम नहीं भूलते और जड़ों से जुड़े रहते हैं. और जब मैं इस फील्ड में, न्यूट्रिशन के फील्ड में इसलिए आई क्योंकि मेरा खुद का हेल्थ का इश्यूज बहुत ज्यादा हो गया. वो होता है ना कि जब हम लोग काम करने लग जाते हैं तो हम
हमारे खाने पीने का तरीका, खाने पीने की चीजें, हमारा लाइफस्टाइल, सब कुछ बहुत चेंज हो जाता है। बिकॉज हम जहाँ से आते हैं और जिस शहर में आकर बस जाते हैं, उस शहर की मुट्ठी में, उसकी आगोश में हम बंध जाते हैं। तो उन जो शहर हमें देता है जो चीजें, उसी को लेकर हमें जीना होता है। और उस दौरान हम कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो मेरा ब्लड शुगर लेवल्स बहुत हाई रहने लगा, अराउंड 370, 280 रहता था फास्टिंग में, और 370 रहता था पोस्ट प्रांडियल। तो और इसकी जो दुष्परिणाम है, वो मैंने अपने परिवार में 2 लोगों को भुगतते हुए और अंत की ओर जाते हुए देखा। तो उसका काफ़ी गहरा असर पड़ा मेरे ऊपर। जब मुझे हुआ तो मैंने भी ये फिर ठान लिया कि नो मोर, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस एनीमोर। और डॉक्टर्स के भरोसे, मतलब केवल एलोपैथी मेडिसिन्स और या इस तरह की चीजों के केमिकल्स बेस्ड चीजें लेकर के हम अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं रख सकते। तो हमें कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हमें अपने खान पान का सुधार, अपने स्ट्रेस जो हमारे जीवन में आता है उसका, स्लीप का, इन सभी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। सो उसमें काफ़ी चेंजेस करके फिर मैंने अपना शुगर वगैरह रिवर्स किया। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी बहुत अचंभित हुए कि कैसे, मतलब जो इंसुलिन जिसको लेना पड़ता था, उसको दवा मुझे कम करनी पड़ रही है या खत्म करना पड़ रहा है। सो तो ये मेरी लाइफ स्टोरी थी, जिस और यही कारण था कि मैं न्यूट्रिशन के फील्ड में ज़्यादा पढ़ने लगी और जानने लगी और स्पेशलाइज़ करने लगी और सीखने लगी। तो मेरा अनुभव ये है कि हम जितना ज़्यादा अपने खान-पान में हम 6 पिलर्स पे हम काम करते हैं। एक स्ट्रेस है, स्लीप है, खाना है, डाइट है और वर्कआउट्स, एक्सरसाइज़ वगैरह। सो ये सभी चीज़ें अगर हम अपने ठीक कर लें, तो हम हमारी ये सारी हेल्थ की जो परेशानियाँ हैं, वो सब ठीक हो जाती हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं हमें सब? यस मैम। ओके, ओके। वो 2 लोग और जो थे वो ड्रॉप आउट हो गए, इसलिए मुझे लगा पता नहीं शायद सुनना ही दे रहे हैं। सो ये सेशन को हम अगर जितना इंटरैक्टिव रखें ना, वो ज़्यादा अच्छा है। इनफैक्ट मेरा स्पीच देना शायद आप लोगों के लिए उतना रेलेवेंट हो या ना हो, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग अपने क्वेश्चंस अगर मुझे पूछें, तो उसके अराउंड में आंसर्स देती जाऊँगी और उसके ज़रिए ही आपकी थोड़ी-सी जो भी है मैं नॉलेज शेयर भी कर पाऊँगी। इज़ दैट ओके विथ यू? ओके, तो आप सवाल पूछिए। एनीवन कैन आस्क। अच्छा, ये बताइए, ये स्टूडेंट्स में से सब आप लोगों को खाने में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? दिन भर के दिनचर्या में खाना जो आप खाते हैं, घर घर का खाना अच्छा लगता है या बाहर का खाना अच्छा लगता है? घर का या बाहर का? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। कोई एक व्यक्ति बोले। नहीं, 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 खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। सब नहीं, नहीं, बैठ के बेटा, बैठ के। हुँ। घर का खाना पसंद है सबको? ओके, सो ये सबसे अच्छी शुरुआत है। तो घर के खाने में क्या परेशानी होती है? बस इतनी ही कि हमें सब्जियाँ लानी होती हैं फ्रेश और बनानी होती हैं। और अगर बाहर का खाना खाना हो तो बस एक फ़ोन और क कॉल करना होता है या फिर
कहीं रेस्टोरेंट में जाके बैठ के खाना ऑर्डर करके खाते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है कि बाहर के खाने में कौन सा तेल आपके खाने में जा रहा है, कौन से तेल से आपका खाना पक कर आ रहा है आपके टेबल पे, वो आपको नहीं पता। और शायद वो तेल कई बार यूज किया गया हो किसी चीज को बनाने में या तलने में, उसी तेल में आपका बाकी खाना भी बनकर आता है। लेकिन घर में अगर खाना बनता है तो आपका खाना बिल्कुल फ्रेश रहता है। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे जो वेजिटेबल्स हैं वो फ्रेश हों, क्योंकि अगर आप वेजिटेबल्स की साइकिल देखें तो जो वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं और जब वो हार्वेस्ट किए जाते हैं या खेतों से काटे जाते हैं, तो वो कटकर आपके घर तक पहुंचते हुए उसको करीब करीब 1 हफ्ता हो जाता है। कैसे? वो क्योंकि वो होलसेलर्स वहां से लेते हैं और फिर वो ट्रकों में लद करके कहीं गांव से आते हैं शहरों में होलसेल मार्केट में, मार्केट से छोटी मार्केट से वो सामने जो घर के पास वाला मार्केट होता है वहां तक, वहां से फिर अपने फ्रिज में। तो ये पूरी जो साइकिल है वो करीब करीब 6 से 7 दिन का हो जाता है। और इस वजह से हमारे फ्रिज में जो सब्जियां हमें फ्रिज से निकाल के सब्जियां बनाते हुए भी कभी कभी 2 से 3 दिन हो जाते हैं। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की जो लाइफ है वो समझिए कि कितनी कम हो गई, और उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं, वो कितना कम हो जाता है। तो हम भले ही घर में भी फ्रेश वेजिटेबल्स सोच करके खा रहे हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी उसको 6 से 7 दिन का उसका न्यूट्रिशन खराब कर दिया और उसके बाद फिर हम वो कंज्यूम करते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि आप सब लोग फ्रेश घर पे सब्जी लगाएं और खाएं। कहने का मतलब है कि अगर आप फ्रेश सब्जी जितना ज्यादा फ्रेश लेकर आप आ सकें और जितना ज्यादा फ्रेशनेस अपने खाने में रख सकें, वो ज्यादा जरूरी है। फ्रिज में हम ज्यादा देर तक सब्जियां ना रखें। इनफैक्ट बना हुआ खाना भी कई बार हम 2 से 3 दिन पुराना भी निकाल कर खाते हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे हॉर्मोन्स को अफेक्ट करती हैं, और हॉर्मोन्स को अफेक्ट करती हैं तो ये सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हमारे शरीर में ग्रहण करती हैं। जैसे लाइफस्टाइल डिजीजेस का मतलब है जैसे डायबिटीज हुआ, थायराइड हुआ, ब्लड प्रेशर, इस तरह की चीजें। और कई लोगों को फिर स्किन की प्रॉब्लम्स, हेयर की प्रॉब्लम्स, कई कई बार लोगों को नींद नहीं आने की प्रॉब्लम्स, और जरा सा भी कुछ परेशानी हुई तो स्ट्रेस उसकी वजह से। तो ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर गहरा असर छोड़ती हैं। एक कॉर्टिसोल हार्मोन्स करके एक होता है जो कि हमारे स्ट्रेस की वजह से, हम अपने जीवन में जो स्ट्रेस पालते हैं उसकी वजह से वो कॉर्टिसोल हार्मोन्स हमारे शरीर में इकट्ठा होता है, और वो हमारे शरीर में वेट बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। और अगर वेट बढ़ता है तो वेट सबसे बड़ा कारण बन जाता है बाकी चीजों को, बाकी और सारी बीमारियों को आमंत्रित करने में। तो जैसे डायबिटीज, बीपी, ये इस तरह की जो सारी चीजें हैं, और ये सारी बीमारियां हमारी वेट की वजह से होती हैं। अब वेट कैसे बढ़ता है? हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स का उत्पन्न होना। टॉक्सिन्स का हिंदी शब्द मैं नहीं जानती हूँ, मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ, टॉक्सिन्स हमारे शरीर में इकट्ठा होते हैं, और शुरुआत होती है हमारे लिवर से। तो लिवर जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और इसकी वजह से हमारे लिवर जब उसका काम क्या होता है, खाना को असिमिलेट करना, उसका मेटाबोलाइज करना, और उसको पूरी शरीर में उसकी एनर्जी पहुंचाना। तो मान लीजिए एक बलून में ऑलरेडी एक बलून है जिसमें एक पूरा ऊपर तक ऑयल भरा हुआ है, और जब उसमें हम ऊपर से और ऑयल डालेंगे तो फिर क्या होगा? वो ऑयल और ज्यादा ओवरफ्लो होकर गिरने लगेगा। तो उसी तरह जब ऑयल ओवरफ्लो होकर गिरेगा तो वो क्या होगा? वो अपने शरीर में दूसरे दूसरे
जगहों पे, दूसरी दूसरी ऑर्गन्स के ऊपर वो फैलेगा और उसके ऊपर कोटिंग कर देता है। और वो कोटिंग करने की वजह से जो हम कहते हैं कि फैट फैट की डिपोजिशन हुई है, वो इसकी वजह से होती है। सबक्यूटेनियस फैट जिसको हम कहते हैं, वो सारा फैट जो है हमारे दूसरे दूसरे ऑर्गन्स पे जमा होता है और उसकी वजह से हमें कई बार पैनक्रियास के ऊपर, कई बार इंटेस्टिन्स के ऊपर, तो इन सभी रीजंस से हमारे शरीर में फैट का परत चढ़ता है और उसके बाद वो और दूसरी दूसरी तरह की बीमारियों को इनवाइट करता है। तो इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये हमारे बच्चों को इतनी बड़ी बड़ी भारी भारी बातें शायद समझ ना आए और शायद इंटरेस्ट भी ना ले ना, बिकॉज एक तो आपका फील्ड दूसरा है, शायद आप टैली सीख रहे हैं और यहाँ पर आकर कि न्यूट्रिशन और हेल्थ की क्लास में बैठे हैं, तो उतनी इंटरेस्ट नहीं आएगी। जहां तक मुझे समझ आ रहा है कि नर्सिंग स्टाफ को जरूर समझ आ रही होगी, उनको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ सकता है। बट इसलिए मैं अब बोलूंगी आप लोगों से, आप लोगों को ही कुछ और पूछना हो तो बताइए। नहीं, टीचिंग स्टाफ भी है, टीचिंग स्टाफ भी हेल्प कर सकते हैं अगर स्टूडेंट्स की कोई क्वेश्चंस है तो। हाँ बताइए। गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा बताइए डिफरेंस। इसके बारे में गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड ओके 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 ओके, हाँ, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। कई बार हमने देखा होगा कि हमारे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स में ना HDL और LDL आता है। अगर आपने किसी का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स देखा हो तो आई एम श्योर जो नर्सिंग स्टाफ है उनको इस बात का पता है। HDL जो है वो हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है और वो हमारे शरीर में वो अच्छा होता है। कई बार हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हाई कोलेस्ट्रॉल है ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स में। इसका मतलब ये नहीं है कि हाई कोलेस्ट्रॉल है मतलब हमेशा हाई कोलेस्ट्रॉल खराब ही है, नहीं। जो LDL होता है, जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है, वो हमारे लिए खराबी करता है। और वो खराबी कहाँ से आती है? हम जो तेल जो खाते हैं, कढ़ाई का जो तेल होता है, खास करके जो कढ़ाई में कई बार हम तलते हैं और वो जो स्टीम होता है ना, जो स्मोकी हो जाता है जो ऑयल, उस ऑयल में बना हुआ खाना जो भी हम खाते हैं, तला हुआ, जैसे तो तला हुआ कोई भी चीज, तो वो समझिए कि आपके शरीर में वो बैड कोलेस्ट्रॉल ही जा रहा है। और गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में कहाँ से आता है? वो कुछ ऐसी सीड्स हैं जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल की होती हैं। जैसे आप अगर जानते होंगे, अलसी, आपको अगर पता है, अलसी जानते हैं? अलसी, सेसेमी सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, तो ये सारी जो सीड्स होती हैं, ये सब गुड फैट है। तो हम कहते हैं कि गुड फैट खाना चाहिए, बैड फैट नहीं खाना चाहिए। तो बैड फैट कौन सा फैट हुआ? जो कढ़ाई में हम छौंका लगा करके मस्त उसमें मलाई मक्खन मार करके जो खाना खाते हैं, वो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। टेस्ट में वो बहुत अच्छा होता है, हमारे जीभ पर वो बहुत, टंग पे को बहुत पसंद आता है, बट अंदर जाकर वो हमारे शरीर में काफी नुकसान पहुंचाता है। और ये एक दिन की चीज नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, किसी को BP हुआ, तो वो एक दिन की चीज नहीं है। वो काफी सालों से जो हम खा रहे होते हैं खाना जैसा, वो धीरे धीरे करके जमा होते होते वो कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो हमें बैड कोलेस्ट्रॉल को अपने बॉडी से हटाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें गुड कोलेस्ट्रॉल खाना चाहिए, ताकि हम बैड कोलेस्ट्रॉल की इफेक्ट्स को खत्म कर सके, बिकॉज वो इन्फ्लेमेशन करता है हमारे बॉडी में। इन्फ्लेमेशन का मतलब, जैसे बॉडी अगर हमें ऊपर, बॉडी के ऊपर में कहीं पर सूजन है या लाल हो जाता है या रैशेस हो जाता है, तो वो तो हमें दिखता है। लेकिन अगर बॉडी में अंदर में हमारे इन्फ्लेमेशन है, वो हमें दिखता नहीं है और ना ही हम उसको ठीक कर पाते हैं, ना ही वहां कोई क्रीम लगा पाते हैं। तो इसलिए हमें करना क्या चाहिए? हमें गुड फैट खाना चाहिए। गुड फैट में ये सभी चीजें जैसे मैंने बताई, वो गुड फैट में सबसे बढ़िया होता है घी।
अगर आप ऑर्गेनिक घी खा सके, गाय का घी जैसे मिलता है ना, वो अगर आप खाएं तो वो और लेकिन वो पकाया हुआ नहीं, रॉ घी, कच्चा घी जो कहते हैं, कि गरम खाने के ऊपर आप 1 चम्मच घी डालकर खा लें। अगर 10 ग्राम घी हर खाने में आप खाएं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो है वो काफी कम हो सकता है। और इसके अलावा ऑलिव ऑयल भी गुड फैट है, बटर गुड फैट है, और कोकोनट ऑयल, हमारे नॉर्थ इंडिया में हम कोकोनट ऑयल नहीं खाते हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल, सेसेमी ऑयल, ये सारे ऑयल्स जो हैं ये गुड फैट है, और ये बहुत अच्छा होता है ये हेल्थ के लिए। लेकिन ये सब पकाया हुआ नहीं, कच्चा रॉ खाना चाहिए। यस, और कोई सवाल? मैम हाइपरटेंसिव वालों को कौन सी डाइट खानी चाहिए? हाइपर, देखिए ये जो मैंने बताया ना कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल जो है यही एक रीजन है हाइपरटेंशन का। बीपी जो बढ़ता है तो वो इसी की वजह से होता है। उसके लिए जो ऑप्शंस हैं वो होता है कि आप ग्रीन टी जितना ले सके, अगर आप 10 से 15 कप ग्रीन टी पर डे अगर आप पी सके तो वो बहुत फायदा करता है। दूसरी चीज उसके लिए आपको गार्लिक, लहसुन, लहसुन हम सब जानते हैं हमारे खाने में जरूर होता है, वो उसकी भी अप्रोप्रिएट मात्रा, जो रेकमेंडेड डेली अलाउंस है, वो हमें लेना चाहिए। लहसुन हमारे बहुत हाइपरटेंशन के लिए बहुत मदद करता है। और जितना ज्यादा हम फाइबर खा सकें अपने खाने में, फाइबर से कहने का मतलब कि आप जितना ज्यादा सैलड्स खा सकें, जितनी ज्यादा वेजिटेबल्स खा सकें, चाहे वो रॉ कटी हुई हो, या वो स्टीम्ड हो, या वो सॉटे वेजिटेबल्स हो। वेजिटेबल्स इन एनी फॉर्म, आपके प्लेट में अगर आपका खाना का मात्रा देखें तो आपके खाने में कम से कम 50% वेजिटेबल्स होना चाहिए, 30% प्रोटीन होना चाहिए, एंड 20% कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है? रोटी या चावल, जो हमारा डेली डाइट होता है, स्टेपल डाइट में। तो अगर हम चावल और रोटी को रिप्लेस कर सके जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से, जैसे कि रागी या इस तरह की ज्वार, इस तरह की जो चीजें हम अगर खा सकें तो हमें कोलेस्ट्रॉल के लिए भी फायदा होगा, शुगर डायबिटीज के लिए भी फायदा होगा। और वेजिटेबल्स हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, सो दैट इज द ओनली ऑप्शन। मैम क्वेश्चन, मैम डायबिटिक पेशेंट को कौन सी डाइट देनी चाहिए? डायबिटिक पेशेंट्स को भी सेम डाइट है जो हाइपरटेंशन के लिए है। फाइबर आपके फूड में ज्यादा होना चाहिए। डायबिटीज इसलिए होता है कि वो आपका पैनक्रियास ग्लैंड्स से जो इंसुलिन सिक्रीट होता है, वो इंसुलिन एक्चुअली आपके बॉडी में, या शुगर, जो खाने से जो शुगर प्रोड्यूस होता है, उस शुगर को वो अब्जॉर्ब होने नहीं देता है। बिकॉज हमारे बॉडी में हर एक सेल में एक ताला होता है, जिस ताले को खोलने के लिए इंसुलिन की कीज की जरूरत होती है। तो उस इंसुलिन कीज को खोलने के लिए हमें हमारे पास हमारे बॉडी में इंसुलिन की मात्रा इनफ होनी चाहिए, और क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अच्छी होनी चाहिए। कई बार होता है कि हमारे क्वांटिटी भी अगर अच्छा है तो इंसुलिन से हमारा रेजिस्टेंस है, हमारे बॉडी में रेजिस्टेंस होता है इंसुलिन से, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि थायराइड भी होता है। थायराइड वालों को भी लोग बोलते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंट है। तो और डायबिटीज वालों को तो होता ही है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन इनसफिशिएंसी को हटाने के लिए हमें फाइबर अपने फूड में ज्यादा इंक्लूड करना चाहिए। गुड फैट हमें जरूर इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप बिना तेल का बनाया हुआ खाना खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, या मिनिमम ऑयल, हाफ अ टी स्पून ऑयल में अगर आप सब्जी बनाकर खा सकते हैं, दैट्स वेल एंड गुड। सो जैसे मैंने बताया कि खाना बनाने का तरीका और खाना आप कैसा खाते हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बैलेंस डाइट
क्या होती है, उसे कैसे मेंटेन करना है? क्या क्या कह रहे हैं? मैं बैलेंस डाइट क्या बैलेंस होती है, उसे बैलेंस डाइट। ओके, बैलेंस डाइट के लिए जैसे मैंने बताया, आपके फूड प्लेट्स में हर एक फूड प्लेट, जो भी आप तीनों टाइम का फूड प्लेट खा रहे हैं, उसमें आप देखिए कि आपके फूड में मात्रा किस चीज की ज्यादा है। फाइबर का मतलब है कि सैलड्स या वेजिटेबल्स आपके प्लेट में 50% होना चाहिए। 30% आपका प्रोटीन, जिसमें कि आपका दाल हो सकता है, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो वो नॉनवेज प्रोटीन हो सकता है, और 20% आपका कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है रोटी चावल जो भी आप साथ में लेते हैं, और इसके साथ आपका 10 ग्राम घी जरूरी है। मैम बाल सफेद क्यों होते हैं? क्या? बाल क्यों सफेद? मैं मैं सुन नहीं पाई, आपने क्या पूछा? बाल सफेद क्यों होते हैं? बाल, हाँ, ओके। वो सारी चीजें जो है ना, वो सब रीजंस हैं ऑफ आवर, मतलब जो डाइट हम कंज्यूम करते हैं वही। तो हमारा शरीर बाहर से अच्छा दिखेगा अगर हम अंदर अच्छा खा खा पाए, तो उस वही चीज हमारे शरीर पर रिफ्लेक्ट होता है। हमारे स्किन पे, हमारे चेहरे पे, सब वही रिफ्लेक्ट होता है। जो हम खाते हैं वही हमारे चेहरे पे और हमारी पर्सनालिटी पे दिखता है। ओके मैम क्वेश्चन, मरासमस वाले बच्चे को कौन सी डाइट देनी चाहिए? मरासमस तो देखिए, उनकी डाइट में प्रोटीन आपका अगर ज्यादा हो, बिकॉज बच्चों में बिल्डिंग प्रोटीन्स की जरूरत ज्यादा है, तो प्रोटीन एंड वेजिटेबल्स फाइबर के तौर पे अगर आप ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड कर सकें, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। इन यंग मेरा कहना है कि इन यंग बच्चों को आप इतनी बड़ी न्यूट्रिशन की क्लास शायद उनके लिए रेलेवेंट नहीं है, जैसा मुझे लग रहा है। या बिकॉज नहीं, इट्स ओके दैट दे शुड नो, बट मतलब जितना हम लोग सेंसिटिव और जितना ज्यादा ध्यान से हम लोग अपने लिए सोचते हैं और सुनते हैं, वो शायद इन बच्चों के एज के हिसाब से वो काफी ये है। क्वेश्चन है, वेट कम करने के लिए डाइट क्या क्या कम करने के लिए? पेट? हाँ, वेट हाँ, वेट कम करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि हम 6 पिलर्स पे काम करते हैं। तो आपका स्लीप पैटर्न्स अच्छा होना चाहिए। यू शुड हैव गुड स्लीप एट लीस्ट ऑफ 5 to 6 hours, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ आपका बैलेंस डाइट, ऑल 3 मील्स। आप डेयरी प्रोडक्ट्स अपने खाने से हटा दें। नॉनवेज में आजकल जो हमें चिकन मिलता है, वो ज्यादातर स्टेरॉइड्स वाले ही होते हैं, इंजेक्शन दिए हुए। जो पोल्ट्री हमें मिलता है, वो चीज अगर आप कम कर सकें, इफ यू कैन हैव वो देसी वाला चीज, दैट इज बेस्ट। फिश, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो फिश इज द बेस्ट ऑप्शन। वेजिटेरियंस के लिए वेजिटेबल्स सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा कंज्यूम कर सके वो बढ़िया है। और डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने बोला, एक्सेप्ट छाछ, या छाछ जो बोलते हैं, उसको छोड़ करके आपको ये सभी चीजों को आपको अपने डाइट से हटाना होगा, अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं और पेट कम करना चाहते हैं तो। जैसे बोलते हैं, जैसे बोलते हैं रनिंग करते हैं, रनिंग करने से कम हो जाती है वेट भी और पेट भी। क्या क्या करने से? रनिंग करने से वर्कआउट करना भी जरूरी है। मैंने एक चीज बताना भूल गई, वर्कआउट्स बहुत जरूरी है। यू शुड डेफिनेटली हैव 45 minutes ऑफ वर्कआउट एवरी डे, एटलीस्ट 6 days in a week। मैडम वर्कआउट करने से मेरा मैम वेट बढ़ता है, तो मैं
काम होता है। यार अजीब। जैसे मैं रनिंग करता हूँ तो उसके बाद ऑटोमेटिक वेट बढ़ जाता है। देखिए बढ़ाना कैसे? वेट बढ़ने का देखिए कई बार ना बहुत लोग क्रैश डाइट कोर्सेज कर लेते हैं। कई बार गूगल बाबा हमारे पास ना बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं। अगर आप गूगल करें तो आपको 7 डेज क्रैश डाइट, 5 डेज क्रैश डाइट, 3 डेज क्रैश डाइट, 1 डे 3 डेज ऑफ डिटॉक्स, उसके बाद फिर कुछ और डाइट। तो ये सब जो डाइट प्रोग्राम्स है ना, अगर आप ये सब करेंगे तो उससे होगा क्या, आपको इमीडिएट रिजल्ट्स तो जरूर मिलेंगे। ऑफ कोर्स 7 डेज का आपने किया तो 7 डेज में आपको फर्क जरूर दिखेगा, बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, वो सस्टेन नहीं करता है। वाई? बिकॉज होता क्या है कि आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं वो कहीं पर एक जगह पर केंद्रित होते हैं, और जैसे ही आपने ये क्रैश डाइट कोर्सेज किए तो वो फैट आपकी बॉडी से जरूर निकलता है, लेकिन ये टॉक्सिन्स जो है ना ये पूरी बॉडी में फिर फैल जाते हैं। और आप देखेंगे कि आपने जब वो क्रैश डाइट कोर्स किया उसके 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद आपका वेट डबल हो गया। तो उसका कारण क्या है कि ये जो टॉक्सिन्स हमारी पूरी बॉडी में फैलते हैं वो वापस अपने पास मतलब फैट को स्टोर करना शुरू कर देते हैं और वो आपका वेट डबल हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको वेट लूज करना है, यू शुड डेफिनेटली गो इन अ हेल्दी वे। तो उस तरह की क्रैश डाइट कोर्सेज ना करें, हेल्दी वे से जाएं। भले ही आपको 6 मंथ्स लग जाए, लेकिन आप अगर हेल्दी तरीके से वेट लूज करेंगे तो वो आपका सस्टेन करेगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा, थ्रू आउट लाइफ होगा। आपको फिर से परेशान होने की जरूरत नहीं होगी कि 6 महीने होते होते दोबारा से वेट डबल चढ़ गया। तो वो उस चीजों का ध्यान रखना होगा। ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। क्वेश्चन। हाँ, क्या कह रहे हैं? हम हार्ट पेशेंट की पूछ रहे हैं डाइट। अच्छा, हाँ, हार्ट पेशेंट्स के लिए भी वही है। आपको ऑयल आपके खाने से बिल्कुल जीरो हो जाना चाहिए, जीरो ऑयल। अगर आप जीरो ऑयल कुकिंग कर सके तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। और फाइबर आपको ज्यादा चाहिए, बिकॉज और मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी माइनस, बिकॉज वो जितना मिल्क जो है हमारे ब्लड को और ज्यादा थिकन करता है, और हार्ट पेशेंट्स के लिए हमारा थिक ब्लड पॉसिबल नहीं है कि वो, अदरवाइज उसको स्टेंट लगाने की जरूरत पड़ जाएगी या फिर ब्लॉकेजेस होने शुरू हो जाएंगे। मिल्क पूरी डाइट से माइनस, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, और वेजिटेबल्स जितना ज्यादा खा सके। ओके, ये मीटिंग अब एंड हो जाएगी बिकॉज इसकी टाइम हो चुका है। वी हैव अनदर 4 minutes. एनी मोर क्वेश्चंस? Okay, fine. Thank you so much. थैंक यू मैम। Thank you.